हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम का जो 10th क्लास है उस पर आपने काफ़ी फोकस करना है। फोकस इस तरह से करना है कि अगर आप डेली रिवीजन कर रहे हैं, जो हम करा रहे हैं उसे आप ध्यान से घर बैठकर प्रैक्टिस में पूरा ध्यान लगा रहे हैं, तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आपने मेरी ये बातें माननी है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। जो कुछ भी आपको क्लास में कराया जाता है, जो चैप्टर आपको कराया जाता है, उस चैप्टर को क्लास के दौरान आपने ध्यान से समझना है। जो कंसेप्ट हम आपको डिलीवर कर रहे हैं या जो मेन पॉइंट्स हम क्लास के दौरान आपको बता रहे हैं, उन कंसेप्ट को आपने ध्यान से समझना है। तो आज हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करेंगे। टू वेरिएबल्स, देखिए यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो कंसेप्ट हम आपको चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं उसे आपने क्लास में सबसे पहले ध्यान से समझना है और उसी को क्लास में समझकर घर पर प्रयास करना है। जब तक आप उसको करके नहीं देखेंगे तो वो टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा। तो आज हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सबसे पहले आपको इस टॉपिक का मतलब समझा रहे हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, अगर मैं आपको ध्यान से समझाऊं, यहां सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहां पर हम क्या कह रहे हैं बेटा, ध्यान से समझना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब है जहां पर दो वेरिएबल आए। मैंने क्या बोला, टू वेरिएबल्स। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, टू वेरिएबल्स की। टू वेरिएबल्स में क्या है, यहां पर x और y, यहां पर क्या है, दो वेरिएबल। तो हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तभी बनेगा जब आपके दो वेरिएबल आएंगे, ठीक है जी। और इक्वल टू में 0 जरूर होना चाहिए। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। जब तक राइट हैंड साइड में 0 नहीं होगा प्रॉपर आपकी इक्वेशन नहीं बन पाएगी। पर हमने आपको अभी क्या समझाया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मैंने यहां पर a1 b1 c1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये मेरी पहली इक्वेशन होगी, क्योंकि मुझे यहां पेयर की बात करनी है। पेयर आप जानते हैं जहां पर दो चीजों का युग्म बनता है वहां पर हम पेयर बोलते हैं। कोई भी आप दो चीज ले लीजिए, दो, जब तक आप दो चीज नहीं लेंगे जब तक आप उस चीज को पेयर नहीं कह सकते। किसी भी दो चीज का जब आप उसको कंसीडर कर लेते हैं दैट इज द पेयर। तो यहां पर हम लीनियर इक्वेशन को दो इक्वेशन में कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, पेयर। यही मेरे चैप्टर का नाम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दूसरी इक्वेशन को मैं क्या मान लेता हूं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्योंकि किसी भी चैप्टर को करने से पहले अगर आपको उसके बेसिक कंसेप्ट नहीं पता तो आपको चैप्टर समझने में थोड़ी सी मुश्किलें उत्पन्न होती हैं। तो वही चीज हम आपको इस क्लास के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अभी आपसे क्या कहा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। अगर मैं इसको पूरी प्रॉपर तरीके से समझाऊं तो यहां पर क्या होगा बेटा, वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे क्या है बेटा, रियल नंबर्स हैं। क्या है, रियल नंबर्स। ये जो मैंने साइन लगाया है ये बिलोंग्स टू का साइन होता है। कहने का मतलब जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो और ज्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। ये बिलोंग्स टू का साइन है, इसका मतलब क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे क्या है बेटा, c1 भी लिख सकते हो। ये क्या है, रियल नंबर्स के पार्ट है, एलिमेंट। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, मतलब इट इज द एलिमेंट ऑफ अ रियल नंबर। तो यहां पर हम अगर इसको रीड करने की कोशिश करें तो a1 b1 c1 और a1 b1 c1 मैंने लिख दिया था पहले ही, और यहाँ पर a2 b2 c2
बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है जी। तो ये सारे हमारे क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ रियल नंबर, ठीक है जी। और यहाँ पर जो आपको x और y नजर आ रहे हैं, यहाँ पर जो x और y नजर आ रहे हैं, दीज आर द वेरिएबल्स। x y क्या है हमारे, आर वेरिएबल्स। अभी मैंने आपको समझाया जो x y क्या है बेटा, हमारे वेरिएबल्स हैं। और एक और इसको समझाने की कोशिश करूं, a1 का होल स्क्वायर प्लस b1 का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद a2 का होल स्क्वायर प्लस b2 का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। मतलब आप यहां पर कोई भी नंबर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। a1 b1 a2 b2 आप कोई भी नंबर ले लीजिए, a1 का स्क्वायर करिए, b1 का स्क्वायर करिए, फिर उन दोनों को प्लस कर दीजिए, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, कोई भी आप नंबर ले लीजिए, इसका स्क्वायर करो, उस नंबर का स्क्वायर करो और दोनों को प्लस करो, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ a2 b2 की वैल्यू लीजिए, a2 की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, b2 की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए और उनका स्क्वायर करें, और उनका स्क्वायर करने पर अगर उन दोनों को हम प्लस करें तो उनका प्लस कभी भी 0 के बराबर। तो मैंने आपको क्या बताया, a2 का आप स्क्वायर कर दीजिए, b2 का स्क्वायर कर दीजिए और उन दोनों को प्लस कर दीजिए, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को समझा रहा हूँ। कभी भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर इन चीजों की वैल्यू का जो वैल्यू आएंगी इनकी प्लस करने पर और स्क्वायर करने पर वो 0 के बराबर नहीं आने चाहिए। और a2 का स्क्वायर करो, b2 का स्क्वायर करो, कोई भी नंबर ले सकते हैं। इक्वेशन को चेक करने का तरीका है कि हाउ टू चेक द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। तो मैंने आज आपको थोड़ा सा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो डेफिनेशन थी उसको थोड़ा क्लियर किया। कहीं पर भी बेटा आप जहां पर भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखेंगे वहां पर आप ये 2 इक्वेशन देखेंगे। और थोड़ा अच्छी तरह समझाने की आपको कोशिश करूं तो 9th क्लास में आप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये चीज पढ़कर आए हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो 9th क्लास में आप पढ़कर आए थे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। यहां पर क्या है, चीज वही है जो 9th में थी। यहां पर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अगर आपको ये चीज समझ आती होगी तो जो मैंने अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की डिफाइन बताई वो आपको क्लियर हो गई होगी। 9th क्लास में आपने क्या सुना था, मैंने अभी आपसे कहा कि इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहां पर क्या है, वही चीज है जो मैंने ऊपर लिखवाया, ए बी सी बिलोंग्स टू क्या होंगे, रियल नंबर। एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई क्या होंगे हमारे वेरिएबल्स। ये हमारे क्या है, वेरिएबल। अगर हम इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। एक्स वाई क्या है हमारा, वेरिएबल्स। और a नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहां पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मल्टीप्लाई करोगे x से, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगी लीनियर a की वेरिएबल में बन पाएगी। इक्वेशन तो होगी पर वो क्या होगी, a की वेरिएबल में होगी। तो कभी भी जब हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं खाली 2 वेरिएबल्स में, तो वो क्या होगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a b c क्या है, रियल नंबर्स हैं, और x y क्या है, वेरिएबल्स, और a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो सारा हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पर मैंने आपको ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को समझाने की कोशिश की। अब देखिए बेटा, अब जो अगला टॉपिक है, यहां पर हमने डेफिनेशन को क्लियर कर लिया, क्योंकि डेफिनेशन जब तक समझ नहीं आती तब तक आप चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं कर सकते। अब हम देखिए यहां पर मेथड्स की बात करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हो जब मैथमेटिक्स की बात करें तो मेथड्स जानना बहुत जरूरी बन जाता है। अगर आपको मेथड्स नहीं पता तो आप उस चैप्टर को देखिए, आप 9th क्लास में पढ़ते थे, जब आपको फॉर्मूले याद होते थे तो आराम से आप क्या करते थे, वैल्यूओं को पुट करके और फॉर्मूलों में लगा देते थे, आराम से सॉल्व हो जाता। तो कहने का मतलब क्या है, मैथ कहीं ना कहीं आपके फॉर्मूलों पर डिपेंड करती है। पहली बात, अगर आपको कंसेप्ट याद है मैथ में कभी भी मार नहीं खा पाओगे। दूसरी बात, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप कभी भी मैथ में मार नहीं खा पाओगे, ठीक है जी। जो जनरली क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो मेथड्स हो, चाहे वो फॉर्मूले हो, चाहे वो डेफिनेशंस हो, चाहे वो स्टेटमेंट हो, अगर आप उस क्लास को ध्यान से समझ रहे हैं और इस क्लास को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरा पहला टॉपिक क्या है, यहाँ पर मैं मेथड्स की बात कर रहा हूँ। मेथड्स में जो पहला मेथड हम पढ़ेंगे यहाँ पर, वो पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड।
क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल मेथड। इस पूरे चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार अगर आपको समराइज पता चल जाता है कि इसके बेसिक समरी पॉइंट्स क्या है, तो आप उस चैप्टर को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं और आपको इंटरेस्ट भी लगता है, क्योंकि जब तक आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आएगा, जब तक आप मैथ्स को अच्छी तरह से नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो पहला मेथड जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड जो हम पढ़ेंगे वो यहां पर पढ़ेंगे अलजेब्राइक मेथड। क्या पढ़ेंगे? अलजेब्राइक मेथड। तो यहां पर हम ये दो मेथड पढ़ने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए, पहले मैं आपको ये बात क्लियर करूंगा, फिर मैं आपको ये बात क्लियर करूंगा कि ग्राफिकल मेथड में हम क्या क्या पढ़ेंगे और अलजेब्राइक मेथड में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पहले ये कोशिश करेंगे जानने की, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला जो मेरा मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। देखिए, ग्राफिकल मेथड को हम कैसे पढ़ेंगे? ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए, जैसा कि आपको नाम से ही दिखाई दे रहा होगा या सुनाई पड़ रहा होगा, ग्राफिकल, इसका मतलब ग्राफ जमा इकल। अगर मैं थोड़ा सा इसको समझाने की इजी वे में आपको कोशिश करूं, तो कहीं ना कहीं ग्राफिकल मेथड में क्या है, ग्राफ के बारे में बात की जा रही है। तो जहां पर भी ग्राफिकल मेथड हो और ज्योमेट्रिकली वर्ड आपको सुनाई दे, क्या सुनाई दे, कहीं पर भी क्वेश्चन में आपको ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल की बात की जाए, तो वहां पर आपने ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बनाना आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। 9th क्लास में भी आपने ग्राफ अच्छी तरह से बनाए थे, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि ग्राफिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जहां पर हम इन दो इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है जी। दो इक्वेशंस का ग्राफ मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, यहाँ पर आपकी कोई भी वैल्यू आ सकती है। जब आप इक्वेशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी दो इक्वेशन क्या होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर कोई भी इक्वेशन हो सकती है, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस का आपने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना है, दैट इज नॉन एज ग्राफिकल मेथड, ठीक है जी। तो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले, और आपको याद आ रहा हो 9th क्लास में आपने एक इक्वेशन का भी ग्राफ बनाया था। जब आप एक इक्वेशन का ग्राफ बनाते थे तो आपकी लाइन कैसी आती थी ग्राफ पर? स्ट्रेट लाइन आती थी, ठीक है जी। तो मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, क्योंकि साथ साथ मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करता जा रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि आपने इन चीजों पर जोर जरूर डालना है। नंबर 1 कंसेप्ट पर और नंबर 2 फॉर्मूलाज पर, जिसको हम आइडेंटिटीज, कहीं आइडेंटिटीज भी यूज करते हैं, ठीक है जी। दो चीजें आप संभाल कर रखिए, माइंड में यूज करते रहिए, तो आप मैथ को आसान बना लेंगे। और मैंने और तीसरी बात क्या कही? तीसरी बात ये कही कि जो पढ़ाया जा रहा है इमीडिएटली उसको रिकॉल करते रहिए, उसको रिवाइज करते रहिए। अगर 1 घंटे में वो बात सॉल्व नहीं हो रही, 2 घंटे यूज करिए, 2 घंटे में वो बात सॉल्व नहीं हो रही, 3 घंटे यूज करिए। तो कहीं ना कहीं आपको मैथ को समय देना है, क्योंकि आप अगर मैथ को समय देंगे, मैथ आपको समझ देगा। समय मतलब मैंने अभी आपसे क्या कहा, मैथ को आप समय देंगे तो मैथ भी आपको समय देगा। इसका मतलब जब आप मैथ को समझने की कोशिश करोगे, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो मैथ भी आपके समझ में आने लग जाएगी। इसका मतलब मैथ भी आपको समय दे रहा है, ठीक है जी। तो ग्राफिकल मेथड में जो हम आप यहां पर क्या करेंगे बेटा, कंडीशंस देखेंगे। ग्राफिकल मेथड्स के अकॉर्डिंग यहां पर हम दो बात समझने की कोशिश करेंगे। मैं बिल्कुल इजी स्टेप ले रहा हूं कि चैप्टर को मैं किस तरह से ब्रेक कर सकता हूं, चैप्टर्स को कैसे पॉइंट में बना सकता हूं, और उन पॉइंटों को आप किस तरह से समझ सकते हैं, वो चीज मैं अपनी क्लास के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। तो यहां पर मैं जनरली आपसे यही कह रहा हूं कि जो मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए। अगर आप ये सोचेंगे एक ही बार हो जाए और एक बार में हमें समझ नहीं आ रहा, तो फिर आप मैथ को नहीं कर सकते। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो क्लास के माध्यम से आपको कराया जा रहा है, आपको अगर मान लीजिए 1 घंटे में वो बात समझ में नहीं आ रही, आप उसको 2 घंटे दीजिए। अगर आपको 2 घंटे समझ नहीं आ रहा, आप 3 घंटे दीजिए। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि आपने मैथ को समय देना है, ठीक है जी। तो ग्राफिकल मेथड में हम यहां पर दो चीज समझने की कोशिश करेंगे। एक, कंसिस्टेंट को समझने की कोशिश करेंगे।
कंसिस्टेंट को समझने की कोशिश करेंगे और दूसरा इनकंसिस्टेंट को समझने की कोशिश करेंगे। इनकंसिस्टेंट, अगर आप इन दोनों का मतलब समझ जाओगे तो मेरे को उम्मीद है कि आप आराम से इन चीजों को कर सकते हैं। देखिए जी, सबसे पहले मैं थोड़ा आपको समझा दूं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता क्या है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं ग्राफिकल मेथड्स के अकॉर्डिंग दो टाइप्स होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वो होते हैं जिनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। अब आप ये कह रहे होंगे सॉल्यूशन क्या होता है, तो अभी हम जो इस चैप्टर में यूज हो रही हैं, जो होंगी, वो कंसेप्ट हम आपको धीरे धीरे आपको स्टेप बाय समझा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई स्टेप नहीं होगा जो आपके समझ नहीं आएगा। बस आपको पूरी क्लास को ध्यान से इस क्लास के माध्यम से आपको समझना है और शुरू से एंड तक समझना है। शुरू से एंड तक आप एक एक चीजों को देखेंगे, तभी आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। आप ये को बीच में से देखने नहीं समझ आएगा। आप ये बताइए, आप जब घर में चढ़ते हैं सीढ़ियों पर, आप चौथी सीढ़ी से सीधा ऊपर चले जाते हैं? नहीं, पहले आप पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। जब आप एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो आराम से चढ़ पाते हैं और आपको एक अनुभव होता है कि हम किस तरह से ऊपर पहुंच पाए। जब आप चौथी सीढ़ी चढ़ तो जाएंगे, मान लो कूद के चढ़ते हैं, आपके चोट भी लग सकती है, आपको कुछ भी हो सकती है और अनुभव भी आपको नहीं होगा। तो कहने का मतलब अनुभव तभी होता है जब हम एक एक चीज को स्टेप वाइज लेते हैं। यहां मैं ये चीज बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, केवल मेरे को अपना टॉपिक समझाना है। कोई भी एग्जांपल ले रहा हूं, चाहे वो डेली लाइफ का एग्जांपल ले रहा हूं, चाहे मैं कुछ भी एग्जांपल ले रहा हूं, मेरा जो मेन मोटिव है वो मेरे को अपना टॉपिक समझाना है, जिससे मेरे बच्चों को अच्छी तरह से वो टॉपिक समझ आ जाए। मैं ये बात यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कंसिस्टेंट का मतलब मैंने अभी आपसे क्या कहा, कंसिस्टेंट वो होते हैं जिनका सॉल्यूशन निकलता है। और सॉल्यूशन किन किन का निकलते हैं? नंबर 1 मैं अभी बताऊंगा आपको, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और नंबर 2 यूनिक सॉल्यूशन। मैं अभी लिख के भी बताऊंगा। इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं? जिनका सॉल्यूशन नहीं निकलता। उसका मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंसिस्टेंट में पहला नंबर किसका आता है? मैंने अभी आपसे कहा जिनका सॉल्यूशन निकल रहा है। तो नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन। मैं भी इसको भी समझाने की कोशिश करूंगा आपको। यूनिक सॉल्यूशन, और आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यहां पर हम एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जब आप ग्राफ बनाएंगे, वो भी समझाऊंगा मैं, अभी आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा। जब आप ग्राफ दो इक्वेशंस का बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका एक ही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है जी, वो भी समझाऊंगा। और दूसरा क्या है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब मैंने अभी आपको ओरली भी समझाया कि कंसिस्टेंट वो होते हैं जिनका सॉल्यूशन निकलता है। नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन, जिसे हम एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन भी कहते हैं, और नंबर 2 इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब है ऐसी दो इक्वेशन जिनके कई सारे सॉल्यूशन निकलते हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन नहीं। अब कई सारे सॉल्यूशन का मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे। कई सारे सॉल्यूशन का मतलब है आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, आप x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y तो आएगा ना, आप y की वैल्यू पुट कर रहे हैं x तो आएगा ना। अब x की आप चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करिए, चाहे आप x की नेगेटिव वाली वैल्यू पुट करिए। जब आप x की पॉजिटिव वैल्यू करोगे तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएंगी, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए। आप y की कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हो चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हो, x की कोई तो वैल्यू आएंगी। और वैल्यूज आपको पता है नेचुरल नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर भी पुट कर सकते हो, इंटीजर हम पुट करते हैं ना, तो आप इंटीजर तो कभी भी खत्म नहीं होते। इंटीजर मैंने आपको समझाया था चैप्टर 1 में, आपको याद आ रहा हो। चैप्टर 1 जब रियल नंबर कराया था तो इंटीजर बताए थे, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर आर नोन एज इंटीजर। ठीक है जी, तो मैं यहां पर आपको समराइज कर रहा हूं और ब्रीफली मतलब उन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप कहीं भी चीजों को समझने में अपने आप को महसूस मतलब परेशानी में महसूस उत्पन्न ना करें। वो चीजों को यहाँ पर मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। 9th क्लास में भी ये चीज मैंने आपको बताया था, एक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ये केवल किस में है, यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर लूं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात थी, और केवल एक ही इक्वेशन थी।
वो मैंने आपको क्लियर किया। जब हम 9th में जब इस इक्वेशंस के ग्राफ बनाते थे तो आप क्या देखते थे, इस इक्वेशंस के हमेशा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आता था। ये बात 1 नंबर में भी एमसीक्यू में पूछे जाते थे कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, तो आप क्या जवाब देते थे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमेशा जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। आप मुझे बताइए कभी क्या एक सॉल्यूशन होता था, नहीं होता था। क्या होता था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो आप जब मैं 9th की चीज 10th से रिलेट कर रहा हूं तो आपको याद आ रहा है यार हाँ ये 9th में हमने पढ़ा था, तो 10th में भी वो चीज आपको आसान बन जाएगी। अब मैं आप बात कर रहा हूं यहाँ पर इनकंसिस्टेंट की। किसकी बात कर रहा हूं, इनकंसिस्टेंट की। मैंने अभी आपसे ओरली समझाया इनकंसिस्टेंट क्या होता है, जिनके सॉल्यूशन नहीं निकलते। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा मैं कंडीशन बताऊंगा इनकी तो आपको ध्यान से समझ आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है जी। सबसे पहले यहां पर आपको ये चीज समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपको ये तो पता चल गया कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है जिसमें एक सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होता है जिसमें कई सारे सॉल्यूशन होते हैं, और नो सॉल्यूशन क्या होता है जिसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होता। पर आप यहाँ चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात हो रही है, और वो भी 10th मैथ्स का पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 9th के मैथ्स से 10th की मैथ्स थोड़ी सी तो अलग होगी, वही चीज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहले 3 टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन, नंबर 2 इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, और नंबर 3 नॉन सॉल्यूशन। ठीक है जी। ग्राफिकल मेथड ही समझा रहे हैं, पर पहले हम इनको समझा रहे हैं, फिर आपको ग्राफ बताएंगे कि इनका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है जी। मेथड्स की बात कर रहे हैं, पहला मेथड्स पढ़ रहे हैं अभी। पहली कंडीशन नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन। क्या बात कर रहे हैं हम, यूनिक सॉल्यूशन की। बिल्कुल ध्यान से समझना है, एक एक चीज स्टेप बाय समझा रहा हूं। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आप हमेशा याद करोगे, A1/A2। अब देखिए मैंने क्या कहा, फॉर्मूलेस और कंसेप्ट। अब जो मैं बताना चाह रहा हूं या बताने जा रहा हूं या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उन चीजों को आपने याद कर लेना है, और उन चीजों को कैसे समझा रहा हूं उस चीज के आपको स्टेप भी समझने हैं, और वो चीज नहीं भूलनी। अगर आज की क्लास समझ में आ जाएगी तो अगली क्लास भी समझ आ जाएगी। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है जी। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है यूनिक सॉल्यूशन के अंदर, कि कभी भी अब आप सोच रहे होंगे A1/A2 और B1/B2 क्या होता है। यहां पर मैं आपको A1/A2 और B1/B2 की बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए आपको कोफिशिएंट पता होगा, यहां पर x का कोफिशिएंट है A1। यहां पर ये दूसरी इक्वेशन थी, आप लिख सकते थे A1x1 B1/1 C1/1 A2x2 B2/2। आप इस तरह से भी इनको अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि 2 इक्वेशंस हैं तो हम आपको इस बात में कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। मतलब किसी तरह से भी ले सकते हो। ठीक है जी। A1x1 यहां पर देखिए A1 आ गया तो x हमारा वेरिएबल हो गया था। B1/1 अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तब भी आपको कुछ नहीं, बस ये समझाने के लिए करा जा रहा है कि जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है जी। कुछ तरीके में ऐसे भी बताता रहता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर आप ठीक है जी, तो ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। वहां पर हम इक्वेशन 1 की बात कर रहे थे और इक्वेशन 2 की बात कर रहे थे। ठीक है जी। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर अगर मैं यहाँ पर x1 लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है जी। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं यहाँ पर y की जगह, मतलब मैं आपकी सोच को भी यहाँ पर रिलेट कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ A1 है तो यहाँ x1 आ सकता है, कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ B1 है यहाँ y1 आ सकता है। तो उनके डाउट मन में चलते रहते हैं। अगर वो क्लास को ध्यान से समझ रहे हैं और स्टेप को ध्यान से समझ रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा कि प्रॉपर इक्वेशन अगर हम 1 की बात कर रहे हैं x1 y1 तो वेरिएबल 1 हो जाएगा, यहाँ पर वेरिएबल 2 हो जाएंगे। मतलब एक वेरिएबल x का हो जाएगा और एक वेरिएबल y का हो जाएगा अगर मैं यहाँ x1 और y1 लिखता हूँ। ठीक है जी। तो पूरी इक्वेशन मेरे को यहाँ पर डिनोट कर रही है A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये परफेक्ट इक्वेशंस हैं। आप इनको आप जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं। बस मैंने आपके साइकोलॉजिकल आपके माइंड में क्या चलता है उसको यहाँ पर रिलेट करने की कोशिश की। कि कुछ बच्चों का कहते हैं सर x1 y1 x2 y2 लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ A2 B2 C2 A1 B1 C1 लग रहा है, इस वजह से मैंने वो साइकोलॉजिकल माइंड भी आपका चेक किया। ठीक है जी। पर आपने यही याद करनी है कि these two equations are the general form of linear equation in 2 variable, A1x plus B1y plus C1 equal to 0, A2x plus B2y plus C2 equal to 0। क्योंकि इन 2 इक्वेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये 2 इक्वेशन समझ नहीं आएंगी आपको ये कंडीशन भी समझ नहीं आएगी। हम कोफिशिएंट की बात कर रहे थे। अगर मैं y का कोफिशिएंट देखता हूं,
कोफिशिएंट का मतलब होता है, मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है और गिलास है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास मार्कर और गिलास है। मान लीजिए ये दोनों, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ठीक है जी। इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए ये दोनों है, ये मेरा मान लीजिए x है और ये मेरा नंबर है। मान लीजिए ये 3 है, मान लीजिए ये x है। मैं 3 इंटू एक्स करता हूँ, तो 3 इंटू एक्स का मतलब हो गया 3x। मैंने किसको 3 माना है? मार्कर को। x किसको माना है? गिलास को। 3x लिख दिया। मैंने आपसे पूछा x का कोफिशिएंट बताइए, तो आप इसको हटा दीजिए, क्या बचा? मार्कर। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। मान लीजिए मैंने अभी आपसे क्या कहा, समझने की कोशिश करना। मैं इनको लेट कर लेता हूँ। लेट तो हम किसी चीज को भी कर सकते हैं। मैंने मार्कर को 3 नंबर लिया है और गिलास को x लिया है, मतलब वेरिएबल लिया है। अब मैं दोबारा ले लेता हूँ, इसको मैं 5 ले लेता हूँ नंबर और इस गिलास को ले लेता हूँ y। ये मेरा क्या बन गया? 5y बन गया, पूरी टर्म बन गई। मैं आपसे कहता हूँ, मैंने 5 लिया है और इसको y लिया। मैंने कहा बताइए कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ y में क्या होगा? ये आपका ग्लास y है ना, समझ आ रहा है? मैंने क्या कहा? ये आपका ग्लास y है और किसका कोफिशिएंट पूछ रहे हैं आप? y का। तो ग्लास को हटा दीजिए, क्या बचा? मार्कर बचा। तो मैंने एक डेली लाइफ का एग्जांपल भी आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है जी। मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा था, तो मैंने ये चीज क्यों समझाई आपको? कोफिशिएंट समझना जरूरी था। कभी किसी भी चीज का आप कोफिशिएंट निकालो, आप उस चीज को हटा दो, जो बचा हुआ है वो आपका कोफिशिएंट होगा। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं b2y में y का कोफिशिएंट क्या होगा? b2। मैं आपसे कहता हूं c2 कांस्टेंट नंबर क्या होगा? ये कांस्टेंट नंबर का तो कांस्टेंट नंबर ही रहता है। मैं आपसे कहता हूं x का कोफिशिएंट क्या होगा? a2। मैं आपसे कहता हूं y का कोफिशिएंट क्या होगा? b1, ठीक है जी। तो ये सारे क्या हैं? इनके कोफिशिएंट्स हैं, रेशियोज बोल सकते हो। तो पहली कंडीशन क्या है? यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b, ये आपने याद करनी है। दूसरी कंडीशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब मैं उन चीजों को भी यूज कर रहा हूं यहां पर जिसमें बच्चे काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और अपनी भी थिंकिंग यूज करने की कोशिश करते हैं। जो अभी मैंने एग्जांपल से इन इक्वेशंस को मैनेज करना सिखाया कि x1 लिया था मैंने, यहाँ पर y1 लिया था, x2 लिया था, y2 लिया था। तो बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि जब यहाँ a2 है तो यहाँ x2 क्यों नहीं है, यहाँ b2 है तो यहाँ y2 क्यों नहीं है। ये माइंड में चलते रहते हैं। तो वही चीज ट्रिक मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में लेने की कोशिश की कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। पर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, कंसेप्ट आपने डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या याद रखनी है? This is the general equation of linear equation in two variable. This is also a general linear equation in two variable. और हम बात किसकी कर रहे हैं? पेयर की। तो ये आपकी क्या है? मैं आपको सर्कल लगा दूं जिससे आपको समझ आ जाएगा। These are the general form. These are the general form of pair of linear equation in two variable. तो अब आपको क्लियर हो गया होगा जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए जी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जहां पर तीनों ही बराबर होते हैं वहां पर हमारा क्या बनता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनता है। तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, तीसरी कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन, जो कि आपको लिखा भी है नो सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो क्या बनेगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आपका क्या बनेगा? नो सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो ये तीन कंडीशन आपने याद रखनी है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। नो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू। चलिए, अभी हमने आपसे सॉल्यूशन की बात करी थी। अब हम सॉल्यूशंस को कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो बात यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखेंगे। पहली जो कंडीशन बताई थी हमने आपको, वो बताई थी यूनिक सॉल्यूशन। सबका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए क्योंकि ये अब आपकी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिक सॉल्यूशन, अभी तक आपने क्या समझा? हमने दो मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये मत भूल जाना। मैंने पहला मेथड क्या बताया था? ग्राफिकल मेथड, और दूसरा मेथड क्या बताया? अलजेब्राइक मेथड। अभी मेरा ग्राफिकल मेथड चल रहा है, ठीक है जी। ग्राफिकल मेथड में मैंने अभी तीन चीज सीखी है। क्या चीज सीखी है? यूनिक सॉल्यूशन, नंबर 2 इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और नंबर 3 नो सॉल्यूशन। नाउ यूनिक सॉल्यूशन में मैंने अभी आपसे क्या कहा? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2।
मतलब कहीं भी दो इक्वेशंस को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपकी ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो आप क्या कहेंगे, उस कंडीशन को, इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो थोड़ा ध्यान से समझना है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लीजिए आप इक्वेशंस को ग्राफ पर बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने के बाद पता चल पाता है आपको कि आपके इक्वेशन पर जो ग्राफ बन रहा है वो या तो इंटरसेक्टिंग बन रहा है या फिर आपका कोइंसिडेंट बन रहा है या फिर पैरेलल बन रहा है। ये आप कब पता करते हैं, जब आप इक्वेशन की वैल्यू को पुट करते हैं और उन जो वैल्यूज आपकी आई हैं एक्स और वाई की, आप एक्स की वैल्यू पुट करते हो वाई आता है, वाई की वैल्यू पुट करते हो एक्स आता है। कितनी भी एक्स की वैल्यू पुट कर लीजिए आपका वाई आएगा, वाई की कितनी भी वैल्यू पुट कर लीजिए एक्स आएगा, और कोई सी भी वैल्यू पुट कर लीजिए, नहीं कह रहा कि आप 1 2 3 करिए, कोई भी वैल्यू पुट करिए, आपका ग्राफ जरूर बनेगा। पर मैं आपको यहां ये समझा रहा हूं कि आप ग्राफ बनाने से पहले ही पता कर पाएंगे कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको क्वेश्चन करने से पहले ही ये पता चल जाएगा कि आपका ग्राफ कैसे बन सकता है और आप कभी भी ऐसे सवालों को गलत नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं कि जब भी आपको ये कंडीशन नजर आए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ये आपने ध्यान रखना। मैं लिख रहा हूं यहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब जब भी आपकी ये कंडीशन फॉलो करे, आप हमेशा समझ जाना कि जब भी आप इन दो इक्वेशंस का ग्राफ बनाओगे, आपका जो ग्राफ कैसा बनेगा, वो बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन। और वो चीज मैं आपको समझा दूं, ये जो चीज समझाना चाह रहा हूं, ये इक्वेशंस के बनते हैं बेटा, आप कंफ्यूज मत होना। a1x अभी मैंने लिखवाया था प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, उसके बाद a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो चीज आ रही है आपकी a1 a2 b1 b2, ये किसकी वजह से आ रही है आपकी, ये आ रही है आपकी इक्वेशंस की वजह से। और इक्वेशन क्या है आपकी, जनरल फॉर्म है। क्या है इक्वेशन, जनरल फॉर्म है। ठीक है जी, ये आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है जी। ये जो कोफिशिएंट आपके निकल के आ रहे हैं कौन कौन से, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, वो किसकी वजह से आ रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मैं इसको रेक्टेंगल में क्लोज कर देता हूं, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो आपकी ये कंडीशन बन रही है वो किसके अकॉर्डिंग बन रही है, a2x प्लस b2y, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, वो इसके अकॉर्डिंग आपकी ये कंडीशन आ रही है। ठीक है जी। तो यूनिक सॉल्यूशन में ये कंडीशन होगी, आप हमेशा समझ जाना ये आपकी लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। नाउ दूसरा देखिए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। किसकी बात कर रहे हैं हम, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। एक एक स्टेप को ध्यान से समझिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा एक एक स्टेप। अब आपको पहली कंडीशन आप कभी भी नहीं भूलोगे कि यूनिक सॉल्यूशन में अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है जी। थोड़ा सा मैं आपको इसको ग्राफ बनाने की कोशिश कर लूं, पहले ग्राफ समझा दूं पहले आपको, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी। इसका ग्राफ देखिए, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए आप सबको पता है ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, ये आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस, ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है जी, ध्यान से समझना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ये हो तो ग्राफ आपका कैसे बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ पर जब आप वैल्यू को प्लॉट करते हो, एक्स की वैल्यू को प्लॉट करते हो, वाई की वैल्यू को प्लॉट करते हो, तो आपकी जो लाइन बनती है कुछ इस तरह से बनती है, कुछ इस तरह से आपका ग्राफ प्लॉट होता है। ठीक है जी। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इस तरह सा आपको ग्राफ नजर आएगा जब भी आप यूनिक सॉल्यूशन की इक्वेशंस को ग्राफ पर प्लॉट करोगे, तो आपका ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा। मान लीजिए ये जो लाइन बनाई है आपने, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, और मान लीजिए ये जो बनाई है आपने, ये आपकी सेकंड इक्वेशन की लाइन है। ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन की लाइन है।
ये मेरी पहली इक्वेशन थी और ये मेरी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है जी। तो आप हमेशा अब आप समझ गए होंगे कि आपका अगर यूनिक सॉल्यूशन है और ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन कुछ इस तरह से होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन दो ऐसी लाइन होती हैं जो केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, दो ऐसी लाइन होती हैं। चलिए हमने अभी आपसे क्या कहा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमेशा लाइन ऐसी बनेगी, और ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। ये वन सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब वन सॉल्यूशन, ठीक है जी। और ये आपके कैसे बनते हैं, x, y। मैं आपको ये भी समझा रहा था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन दो ऐसी लाइन होती हैं जो केवल एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है। अब आपको नजर आ रहा होगा ये लाइन बनी है, ये लाइन बनी है, एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है। चलिए जी, दूसरा कंडीशन मैं आपको बता रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर आपकी ये कंडीशन बन रही है तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। एक एक स्टेप को ध्यान से समझिए। तीनों a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब ये भी रेशियो, ये भी रेशियो और ये भी रेशियो आपस में तीनों बराबर आएंगी तो आपका सॉल्यूशन कैसा बनेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर इसकी ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, हमेशा ध्यान रखना, इसका ग्राफ बनेगा कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, जिसको हम ओवरलैपिंग लाइंस भी बोलते हैं, ओवरलैपिंग लाइंस भी बोलते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो केवल मैं ग्राफ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर आपको वैल्यू पुट करनी कर रहा मैं आपसे, ठीक है जी। तो यहां पर ये आपने पजल नहीं होना है, केवल मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि अगर ये कंडीशन है तो ये होगा, ये कंडीशन है तो ये होगा, और अगर तीसरी कंडीशन जो नो सॉल्यूशन की है वो होगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये केवल आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, मैं आपको यहां वैल्यू पुट करके नहीं दिखा रहा, ठीक है जी। वैल्यू पुट करके दिखाएंगे तो आपका ग्राफ इस तरह से नहीं बनेगा। ये केवल एक एग्जांपल समझाया है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है जी। ग्राफ आपका इंटरसेक्टिंग ही बनेगा। कंडीशन ये होगी तो ग्राफ हमेशा दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, पर कहां से करेंगी वो वैल्यूज पर डिपेंड करता है। वो वैल्यूज 2x + 3y - 5 = 0 इक्वेशन है, 3x + 2y - 7 = 0 है, तो लाइंस पता चला कि कहीं और से आ रही हैं पर बनेंगी इंटरसेक्टिंग, ये चीज समझा रहा हूं। चलिए जी, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है, मैंने पहली इक्वेशंस की लाइन को प्लॉट किया, मान लीजिए कुछ इस तरह से जा रही है, मान लीजिए ये आपकी पहली इक्वेशन थी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। मान लीजिए अब मैं सेकंड इक्वेशन की लाइन को प्लॉट कर रहा हूं और वो इसी के ऊपर आ रही है, कुछ वैल्यू ऐसी आ रही है जो सेम वैल्यू है और वो इसी पे आ रही है। आपको पता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में दोनों इक्वेशन सेम होंगी। मैं आपके कोई भी चीज आप डिफिकल्टी महसूस करो, मैं आपको बता दूं कि जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की जो कंडीशंस होंगी, जो इक्वेशंस होंगी, वो दोनों बिल्कुल सेम होंगी, ठीक है जी। और मैंने अभी आपसे कहा, पहली इक्वेशन बनाई, मेरी लाइन इसी पे आई, दूसरी इक्वेशन बनाई, वो लाइन इसी पर आ रही है, मतलब ओवरलैपिंग का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है जी। ये मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपकी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, ठीक है जी। मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का आना ओवरलैपिंग लाइन कहलाती है, दैट इज नोन एज कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है जी। ये इसी के ऊपर जो दूसरी लाइन थी वो मेरी क्या है, सेकंड इक्वेशन है, वो मेरी क्या है, सेकंड इक्वेशन। तो कहने का मतलब मैंने पहली इक्वेशन को प्लॉट किया तो स्ट्रेट लाइन आई, तो मैंने दूसरी इक्वेशंस की वैल्यू को प्लॉट किया, वो भी स्ट्रेट लाइन आई, पर वो क्या आई, वो इस लाइन के ऊपर आई। तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का आना, दैट इज नोन एज कोइंसिडेंट लाइन, एंड द सॉल्यूशन मस्ट बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, एंड कोइंसिडेंट लाइन इज आल्सो नोन एज ओवरलैपिंग लाइन। अब तीसरा कंसेप्ट क्या है मेरा, वो है मेरा नो सॉल्यूशन का। वो क्या है मेरा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब ये दो रेशियो बराबर होंगे और तीसरा रेशियो बराबर नहीं होगा। मतलब इस तरह की कंडीशन अगर होल्ड करती है तो ऐसी लाइन का जो ग्राफ बनेगा, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, नंबर थ्री ग्राफ की बात करूं, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैरेलल लाइंस। क्या बनेगा,
पैरेलल लाइंस, ये आपने भूलना नहीं है, पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इनको थोड़ा सा मैं सर्कल कर देता हूं, पैरेलल लाइंस, ठीक है जी, ये आपका एल यही है, पैरेलल लाइंस, ठीक है जी, ये क्लियर हुआ, ये पैरेलल है, कंफ्यूज मत होना, पैरेलल लाइंस इस तरह से है, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा मैं सर्कल में कर देता हूं, ये कोइंसिडेंट है, मेन हेडिंग्स है मेरी, और इसको भी मैं सर्कल में कर देता हूं, ये मेरा इंटरसेक्टिंग है। पैरेलल लाइंस का जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, मैं ग्राफ को थोड़ा यहीं पर समझाने की कोशिश करता हूं आपको। तीसरा ग्राफ बना लेता हूं मैं, चलिए ऐसे बना लेता हूं मैं, तीसरा ग्राफ बना रहा हूं मैं आपका, तीसरा ग्राफ बनाऊंगा और आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपका जो कंडीशन बनेगी वो कैसे बनेगी, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। केवल कंसेप्ट समझाने की कोशिश हो रही है कि जिससे आपको कंसेप्ट आराम से क्लियर हो। ये आपको पता है पॉजिटिव वाई एक्सिस होती थी, ये आपको लिखने की कोशिश करूं, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये आपकी नेगेटिव, ऐसे इसको लिखूं, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये आपकी नेगेटिव। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन कहलाता है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन कहलाता है, इसका भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन कहलाता है, ठीक है जी। ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, थर्ड कंडीशन बता रहा हूं, ये मेरे पहली कंडीशन थी, ये मेरी दूसरी कंडीशन का ग्राफ था और ये मेरी तीसरी कंडीशन का ग्राफ है, ठीक है जी। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, मान लीजिए एक लाइन आपकी ऐसे आ रही है, ठीक है जी, और दूसरी लाइन आपकी ऐसे आ रही है, ठीक है, कुछ इस तरह से आपका ये ग्राफ बन रहा है, भूलना नहीं है आपने, ठीक है जी, कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बन रहा है। ये बिल्कुल पैरेलल लाइंस है, मतलब यहां से भी इनका डिस्टेंस सेम नहीं होगा, मतलब यहां से आप डिस्टेंस मेजर करिए, जो डिस्टेंस यहां होगा वही डिस्टेंस यहां होगा, वही डिस्टेंस यहां होगा, वही डिस्टेंस यहां होगा और वही डिस्टेंस यहां होगा। तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है, दो पैरेलल लाइंस वो पैरेलल लाइंस होती हैं या पैरेलल लाइंस वो पैरेलल लाइंस होती हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इससे सबसे बड़ा एग्जांपल इसका क्या है, रेल की पटरी। रेल की पटरी का एग्जांपल हम ले सकते हैं, रेल की पटरी का एग्जांपल पैरेलल लाइंस पर शूट करता है, क्योंकि रेल की पटरी कहीं एंड तक जाती है इनफाइनाइटली, ठीक है जी, ठीक है जी। तो हम रेल की पटरी को कंसीडर पैरेलल लाइंस में कर सकते हैं। तो पैरेलल लाइंस का मतलब मैंने आपको समझा दिया, कहीं से भी आप डिस्टेंस मेजर कर लो, कहीं से भी डिस्टेंस मेजर कर लो, कहीं से भी उन डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, उनकी जो हाइट होगी वो बिल्कुल सेम होगी। तो पैरेलल लाइंस कभी भी किसी भी पॉइंट पर जाकर आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, ये दोनों में डिफरेंस है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं, जो एक पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट कर देती हैं, और पैरेलल लाइंस किसी भी पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट नहीं करती। तो मैंने आपको इसका ग्राफ बना दिया कि अगर आपका नो सॉल्यूशन बनेगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइंस का ग्राफ कैसे बनेगा, ये, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी पहली इक्वेशन थी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये आपकी क्या थी, सेकंड इक्वेशन। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ग्राफ के अकॉर्डिंग आपका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइंस बनेगा। मतलब इक्वेशन को प्लॉट करने से पहले आपको पता चल जाएगा कि इस कंडीशन का ग्राफ आपका क्या बनेगा, पैरेलल लाइंस बनेगा। तो इस क्लास में मैंने अभी तक आपको क्या बताया, पहला मेथड डिस्कस किया है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में मैंने आपको यूनिक सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा वो ग्राफ के अकॉर्डिंग बताया। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में आपका जो ग्राफ है वो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, वो मैंने ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बताया। कोइंसिडेंट लाइन को ओवरलैपिंग लाइन भी कहते हैं, ये भी मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। उसके बाद नो सॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो पैरेलल लाइन बनेगा, वो आपको ग्राफ में भी नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको तीनों पॉइंटों को यहाँ पर डिस्कस किया कि अगर आपके सॉल्यूशंस हैं तो सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग आपके ग्राफ कैसे बनेंगे, वो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड के माध्यम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये मेरा पहला मेथड था, ग्राफिकल मेथड। नाउ जो सेकंड मेथड इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड में हम पढ़ेंगे, पहला मेथड पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड जो हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड।
और जो तीसरा मेथड इस सेकंड एल्जेब्रिक मेथड्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, दैट इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अभी हमने पहला डिस्कस किया आपसे ग्राफिकल मेथड। अब दूसरा मेथड था एल्जेब्राइक मेथड। उसके अकॉर्डिंग हम पहला मेथड कौन सा पढ़ेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड क्या पढ़ेंगे? एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा मेथड क्या पढ़ेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है जी, समझ आया? और होता है जो इस चैप्टर में हम करेंगे वो लास्ट मेथड है, रिड्यूसिबल इक्वेशन टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या इनटू भी लिख सकते हो, इनटू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है जी। तो ये वैसे तीन मेथड हम काफी डिस्कस करेंगे। ये चौथा मेथड हमारे इस चैप्टर 3 को मेथड्स में लास्ट मेथड के रूप में हमें एक और क्वेश्चंस को इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें समझाने की कोशिश करता है कि इक्वेशन को हम कैसे रिड्यूस करते हैं। ये बात भी हम इस चैप्टर में क्या है, रिड्यूसिबल इक्वेशन इनटू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एल्जेब्रिक मेथड्स के अंदर हम चार मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, रिड्यूसिबल इक्वेशन इनटू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये तीन मेथड हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे। चौथा मेथड भी है, चौथा मेथड भी हम एक्सरसाइजों में करेंगे। इस बेस पर भी बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं। मैं थोड़ा सा बस आपको यहाँ पर मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज मैंने पूरी क्लास में आपको समराइज किया। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब आप जैसे कि नाम से समझ रहे होंगे, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को सब्स्टिट्यूट करना। मतलब यहाँ पर इक्वेशंस हैं एक्स और वाई। मान लीजिए एक्स और वाई आपके दो वेरिएबल्स हैं। यहां पर हम दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इस इक्वेशन को इसमें पुट करना और इस इक्वेशन की वैल्यू को इसमें पुट करना, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन। मतलब नाम से पता चल रहा है आपको, सब्स्टिट्यूट करना मतलब एक की जगह दूसरी वैल्यू पुट करना और दूसरे की जगह पहली की वैल्यू को पुट करना, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है जी। जैसे कि एक नॉर्मली एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे क्रिकेट मैच खेलते हैं, क्रिकेट मैच में बैट्समैन इंजर्ड हो जाता है या बॉलर इंजर्ड हो जाता है। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, बैट्समैन इंजर्ड हो जाता है, उसकी जगह हम एक और बैट्समैन ले आते हैं, पर वो बैटिंग नहीं करता है, मतलब रनिंग तो कर सकता है, ये रूल होते हैं। तो मतलब हम एक बैट्समैन जब इंजर्ड हो जाता है उसकी जगह हम दूसरा बैट्समैन या दूसरा खिलाड़ी लेकर आ रहे हैं उसकी जगह, तो दैट इज द सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक खिलाड़ी को हमने पवेलियन में बैठा दिया और उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी खेलने आ रहा है। खेलने तो मतलब वैसे तो नहीं खेलेगा, पर दूसरी औपचारिकता वो यूज कर रहा है, तो दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक की जगह हम दूसरे को यूज कर रहे हैं। मतलब एक खिलाड़ी को हमने बैठा दिया, उस खिलाड़ी के जरिए उसके दूसरे खिलाड़ी को जब हम यूज कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभार फील्डिंग के दौरान भी एक बैट्समैन बॉलर जो फील्डिंग करता है उसको हम बैठा देते हैं और उसकी जगह दूसरे को फील्डिंग में बुला लेते हैं। तो जब भी किसी को चोट लग जाती है ग्राउंड के अंदर, तो ग्राउंड के अंदर जब भी चोट लग जाती है, कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको हम पवेलियन में बैठा देते हैं और उसकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को रिप्लेस करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम वही वाली बात कर रहे हैं कि जब हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो इस इक्वेशन की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। मान लीजिए यहाँ से हमें एक्स आ रहा है, तो x की वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y आ जाएगा, और y की वैल्यू को जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे। तो केवल कहने का मतलब क्या है, मेरे को केवल यहाँ पर मेथड समझाना है और जो मैंने एग्जांपल से भी समझाया, सब्स्टिट्यूट करना। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है, एलिमिनेट करना। कहीं ना कहीं यहाँ पर एलिमिनेट की बात हो रही है, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है एलिमिनेशन मेथड। मतलब कहीं ना कहीं किसी भी चीज को एलिमिनेट करना, या तो एक्स एक्स एलिमिनेट होगा,
या फिर हम वाई वाई को एलिमिनेट कर सकते हैं, पर कांस्टेंट नंबर एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि इस चैप्टर के दौरान अभी मैंने आपको बेसिकली एक खिलाड़ी का अभी एग्जांपल दिया, क्रिकेट मैच का जो खिलाड़ी होते हैं उनका एक एग्जांपल दिया इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझाने के लिए। पर यहाँ पर क्या बेटा हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का क्या मतलब है, कहीं ना कहीं हम x को वेरिएबल एलिमिनेट करेंगे तो y आ जाएगा, y को एलिमिनेट करेंगे तो x आ जाएगा। कांस्टेंट नंबर कभी भी एलिमिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट नंबर को एलिमिनेट करेंगे तो वेरिएबल तो हमें फाइंड करने हैं ना, तो वेरिएबल तो फाइंड नहीं होंगे ना। तो कहने का मतलब अगर हमें x को एलिमिनेट कर देंगे तो y आ जाएगा, और जब y की वैल्यू को x में पुट कर देंगे या फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x आएगा। दैट नॉन इज सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जैसे कि आपको नजर आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई, कहीं ना कहीं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई की बात हो रही है। ठीक है जी, मान लीजिए कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे हम करते थे ना 2x अपॉन 5 3y अपॉन 7, जब हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। केवल समझा रहा हूं मैं, केवल आपको टॉपिक को क्लियर कर रहा हूं कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है, जहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, चाहे वो x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, चाहे वो y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है, चाहे हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं, चाहे हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मतलब क्या है, कुछ तरह इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, केवल मतलब समझा रहा हूं। उसके बाद चौथा क्या है, रिड्यूसिबल इक्वेशन इनटू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो इक्वेशन ऐसी हैं जो काफी टफ हैं, उसे हम इन दोनों मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम उन इक्वेशन को किसी एग्जांपल से या किसी भी और फॉर्मूले से उसको रिड्यूस करके सॉल्व करते हैं। रिड्यूस का मतलब क्या है बेटा, दो इक्वेशन ऐसी बनी हुई हैं और उनको रिड्यूस कर रहे हैं, या तो वो रिड्यूस बन के एलिमिनेशन बन रहा है या रिड्यूस बन के सब्स्टिट्यूशन बन रहा है। ठीक है जी, तो रिड्यूस कर मतलब क्या है, दो इक्वेशंस को सिंपलेस्ट इक्वेशन में बनाना, मतलब ऐसी जनरल इक्वेशन बनाना जिससे हमारा सवाल आसान हो जाए। तो आज इस क्लास के माध्यम से मैंने चैप्टर 3 को समराइज किया। मेरा चैप्टर 3 था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उस पूरे चैप्टर में मैंने आपको दो मेथड डिस्कस किए हैं। पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड, जिसमें ग्राफिकल मेथड में मैंने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपको बताने की कोशिश की। कंसिस्टेंट का मतलब मैंने आपको बताया था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और दूसरा क्या बताया था मैंने, यूनिक सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट के अंदर मैंने बताया था नो सॉल्यूशन। उसके बाद मैंने ग्राफ को आपको बनाना सिखाया कि अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आपकी लाइन कैसे बनेगी ग्राफ पर, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर नंबर 2 में मैंने आपको क्या बताया था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगी तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन, जिसको हम ओवरलैपिंग लाइन भी बोलते थे। तीसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी, नो सॉल्यूशन। अगर आपकी कंडीशन नो सॉल्यूशन है तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, वो बनेगा आपका पैरेलल लाइंस। वो आपको मैंने बिल्कुल ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाया। उसके बाद मेरा दूसरा जो समराइज किया मैंने चैप्टर को, दूसरा जो मेथड था मेरा अलजेब्रिक मेथड था, वो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया पहले आपको। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको बताया जब हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं, दूसरी वैल्यू को पहली वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड मेथड मैंने आपको समझाने की कोशिश की एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको समझाया था अगर हम आप दो वेरिएबल में से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, एक्स को एलिमिनेट करेंगे तो वाई आएगा पहले, और फिर y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x का आंसर भी आ जाएगा। और अगर हम y को वैल्यू एलिमिनेट करना चाहते हैं तो x आएगा, और x की वैल्यू पुट करोगे तो y आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन मेथडों को हम किन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए लगा रहे हैं, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन कैसा आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर एलिमिनेशन मेथड, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हम अगली क्लास में करने की कोशिश करेंगे। चौथे मेथड में हमने आपको क्या बताया था कि कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं हो सकती, उन्हें पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसी होनी चाहिए जो आराम से सॉल्व हो जाती है। तो दैट फोर्थ मेथड इज नोन एज रिड्यूसिबल इक्वेशन इनटू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थैंक यू वेरी मच।